और शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। खबर सूरत से है, जहां पर गुजरात के सूरत में क्राइम ब्रांच के हाथ बड़ी सफलता लगी है। गुजरात क्राइम ब्रांच ने सूरत के पांडेसरा इलाके में स्थित एक फ्लैट से भारी मात्रा में एमडी ड्रग्स बरामद किया है। क्राइम ब्रांच ने एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है, जिसके फ्लैट से क्राइम ब्रांच की टीम ने लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए के एमडी ड्रग्स बरामद की है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर पोषण अभियान के तहत तंदुरुस्त बालक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस दौरान राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार ने बच्चों और महिलाओं को पौष्टिक आहार किट बांटी। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन अजीजगंज आंगनबाड़ी केंद्र पर किया गया है। कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा सांसद ने कहा कि अगर बालक तंदुरुस्त होगा तो आने वाले वक्त में भारत भी तंदुरुस्त होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद है कि देश और प्रदेश से कुपोषण पूरी तरीके से खत्म हो। वही खबर प्रयागराज के हंडिया से है, जहां पर नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैठक का आयोजन किया है। बता दें कि आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपने प्रत्याशी उम्मीदवार के नाम को लेकर मंथन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाएं संवेदनशील होने के साथ साथ समझदार होती है, इसलिए हमारी सरकार 33% महिलाओं की भागीदारी की कार्य योजनाएं बना रही है। पार्टी की तरफ से मैं नगर पंचायत हड़िया में प्रभारी के दायित्व को निर्वहन करने के लिए यहाँ आई हूँ। प्रवास के रूप में प्रवास भी करके मैं लोगों के जनसंपर्क के माध्यम से अपने सरकार की उपलब्धियों को बता करके यह प्रयास कर रही हूँ कि जनता सरकार की वास्तविक कार्य योजनाओं को और योजनाओं को जाने। साथ में जैसा आपने प्रश्न किया महिलाओं के बारे में, महिलाएं बहुत संवेदनशील होती हैं, लेकिन वो समझदारी 33% भागीदारी का प्रयास पूरा किया जा रहा है और महिलाओं की भागीदारी एकदम बढ़ चढ़ के हो, इसका हमारी पार्टी पूरा ध्यान देते हुए इस पर कार्य योजनाएं बना रही है, जो आपको भविष्य में दिखेगा। क्या कोई बड़े नेताओं का आश्वासन मिलता है कि महिलाओं को अच्छा थ्रू टिकट मिल सकता है? जी निश्चित तौर से आश्वासन ही नहीं, इस पर कार्य भी हो रहा है और कार्य जमीनी स्तर पे आपको दिखेगा। नगर पंचायतों में बहुत सी महिला उम्मीदवार आएंगी, वो चाहे सभासद हो और चाहे चेयरमैन का पद हो, जो भी स्थितियां होंगी आपके समक्ष आगे आने ही वाली है और इसमें महिलाएं बढ़ चढ़ के भूमिका लेंगी और निश्चित तौर से महिलाओं की भागीदारी रहेगी। कि हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं और जो हमारे सरकार ने यहाँ पर कार्य किया है, हड़िया नगर पंचायत को जैसे हम पहले जीत कर आए हैं, उससे ज्यादा भारी मतों से हम हड़िया नगर पंचायत में अपना नगर पंचायत अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। और हम लोग अभी संगठन की तरफ से जो भी हम लोगों को कार्य निर्देशित किया जा रहा है, अभी हम लोग संगठनात्मक कार्य कर रहे हैं। जो हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं, जो हमारी सरकार ने कार्य किया है, जो डबल इंजन की सरकार हमारी केंद्र में जो योजनाएं राज्य में आई हुई हैं और राज्य से जो योजनाएं हमारे नगर पंचायत तक और ग्राम सभा तक पहुंची हुई है, उन सब योजनाओं को हम लोग ध्यान में रखते हुए अभी हमारी जो मंडल की टीम है और जो हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु हैं, सब लोग मिलकर हम लोग अपनी यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष बनाने का, हर वार्ड में जो हम लोगों ने कार्य किया, हमारे वार्ड में सभासद बनाने का कार्य हम लोग उसमें कार्य योजना बना रहे हैं कि किस तरह से हम लोग इस चुनाव को लड़ेंगे और अपनी नगर पंचायत अध्यक्ष और अपने वार्ड के सभासद हम लोग। खबर बिहार के बेतिया से है, जहां पर बस स्टैंड पर देर रात 2 पक्षों के बीच गोली चलने का मामला सामने आया है। बता दें कि इस घटना में सरकारी बस इंचार्ज मोहित कुमार को गोली लग गई, वहीं 2 अन्य व्यक्तियों को अपराधियों ने धारदार हथियार से जख्मी कर दिया है। सूचना मिलते ही नगर थाना अध्यक्ष अपनी टीम के साथ पहुंचे और मौके पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है। साथ ही मामले की जांच भी पुलिस शुरू कर दी है। वही खबर बिहार के बेतिया से है, जहां पर मुरेडा गांव के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें कि ग्रामीणों ने बताया है कि कुछ लोगों का यह कहना है कि यहां पर बालू खनन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां से 4 किलोमीटर दूर मसान नदी है, यह जमीन हम लोग की है। हम लोग अपनी जमीन से बालू मिट्टी टेलर पर लाद कर घर ले जाकर उपयोग करते हैं और यहाँ पर बालू की सप्लाई का बेबुनियाद आरोप भी लगाया जा रहा है। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं कि जो भी लोग कहते हैं कि इधर उधर बालू नदी में से लोग खनन करते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ से हम लोगों का खेत है, यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर मसान बहता है। यहाँ जो जमीन में जो भी बालू खनन होता है या मिट्टी खनन होता है, हम लोग का खतैनी अपना जमीन है। बाढ़ जब आता है तो मिट्टी या बालू भर देता है, जिसका सफाई उफाई करके हम लोग अपनी खेती वाला अपना जमीन बनाते हैं और योकरेज फैलाया जाता है कि मसान में सारे लोग बालू लाते हैं, अवैध लोग व्यापार करते हैं। अब ये बताइए कि इस खेत का मुआवजा हम लोग सरकार को भी देते हैं, हम लोग का जिसका कोई साधन नहीं है, उपाय नहीं, हम लोग क्या करें?
किससे कौन सुनने वाला नहीं है। गलत रिपोर्ट बनाकर भेजा जा रहा है कि अवैध काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है। अब आप लोग बताइए हम लोग क्या करें। तो नदी बा, नदी ना है, कष्टकारी जमीन है, वहाँ लोग तैयार करता अपन खेत ऊख रोपे खातिर। नदी वहाँ से 3 किलोमीटर दूर बा, ठीक बा। वो दिन जिला खनन पदाधिकारी आए तो हम यह बात कहला रहने कि सर यहाँ से नदी 3 किलोमीटर दूर है, इन लोगों का कष्टकारी जमीन है, सब लोग अपना ऊख रोपने के लिए तैयार कर रहा है, तोड़ रहा है। स्तरीय अंचलाधिकारी सीओ साहब आके अपना जांच करे कि कष्टकारी जमीन है कि नदी है। जब भादों के महीना में जुलाई अगस्त में पानी आता है उसको दिखाएं। पानी जब आता है वहाँ से, तो पानी जब ज्यादा होता है तो यहाँ फेंकता है, पानी ओवरफ्लो होकर इधर से निकलता है। सब लोग कहता है कि ये नदी है, नदी कहाँ है? दंगल हमारे। वही खबर बेतिया के रामनगर से है, जहां पर प्रखंड के बेली बेलवा में दंगल का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य अतिथि मधुकर राय ने फीता काटकर उद्घाटन किया है। अध्यक्षता कर रहे विद्या यादव ने बताया है कि खजोड़ी पंचायत के बेली बेलवा में दंगल का भव्य आयोजन जो है वो किया गया, जहां पर गोरखपुर, नेपाल, प्रतापपुर यानी कई जगह से पहलवान आए और अपने कर्तव्य एवं कला प्रदर्शन दिखाकर लोगों को उत्साह दिया। दंगल हमारी पुरानी परंपरा है और सदियों से ये हमारी सभ्यता के साथ साथ चलता रहा है। दंगल आम जनजीवन का सबसे लोकप्रिय खेल भी है और स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है। मैं समझता हूँ कि गांव के युवक अगर इसमें दिलचस्पी लेते हैं तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, कुरीतियों से बचेंगे और राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अपनी पहचान कायम करेंगे। पहले हम लोग समझते थे कि जो भी एक पहलवान होता था, जो जीत कर आता था, उसके पूरे गांव में सब जगह सम्मान होता था। ये परंपरा जारी रहे इस भागदौड़ की दुनिया में, जहां लोग सुविधाभोगी हो गए हैं। इस परंपरा से जुड़े सभी लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और उनको साधुवाद देता हूं। यह एक ऐतिहासिक दंगल है और मैं धन्यवाद दे रहा हूं जिला कुश्ती वेस्ट चंपारण बिहार की तरफ से कि यहाँ एक ऐतिहासिक कुश्ती यहाँ के कुश्ती संघ के द्वारा कराया गया है, जिसमें पंजाब और हरियाणा के एक से एक सुरमा पहलवान यहाँ उतरे। दिल्ली से लेकर गाजीपुर, बडरौना और तमाम पहलवानों का जमावड़ा हमारे यहाँ खटौरी बेलवा में जो हुआ है। यहाँ एक कुश्ती प्रेमी है, यहाँ के कमेटी विद्या यादव, महादेव पहलवान, ये तमाम लोग, किशोर यादव, इन लोगों के रामा पहलवान के द्वारा यह कुश्ती सजाया गया। तो मैं धन्यवाद दे रहा हूँ यहाँ के दंगल समिति का कि आपने एक अच्छा कुश्ती का ऑर्गेनाइज किया और अच्छा कुश्ती कराया। वही खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर कुड्डी विधानसभा उपचुनाव को लेकर अब बिगुल बच चुका है। बता दें कि महागठबंधन के प्रत्याशी के नामांकन के बाद भाजपा प्रत्याशी केदार गुप्ता ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन पर्चा दाखिल किया है। इस दौरान समर्थकों की काफी भीड़ भी लगी रही। नामांकन पर्चा दाखिल कर बाहर निकलते हुए केदार गुप्ता ने कहा कि कुड्डी की जनता उनके साथ है और उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएगी। और उसके बाद मुजफ्फरपुर क्लब में नामांकन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में भाजपा के पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन, पूर्व मंत्री सुनील शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। इस मंच पर भाजपा नेताओं ने अपने प्रत्याशी को वोट देने की अपील की है। जनता 2015 में ये बता दिया था जब भारतीय जनता पार्टी ने उस पर विश्वास किया और पूर्णी की महान जनता ने उसमें मुहर लगाया। उसके बाद जो है मैं पूर्णी का एकदम समझिए कि गली गली में सड़क बनवाने का काम किया। वर्षों से जो बाट जो रहा था पुल पुलिया उसको बनवाने का काम किया। प्रत्येक पंचायत में 10-15 ट्रांसफार्मर लगवाने का काम किया। दलित टोला में कभी बिजली नहीं जला था, वहाँ हम लोगों ने बिजली लगवाने का काम किया। और उसी विकास को देख करके 2020 में भी जनता ने मुझे ही मैंडेट दिया था, लेकिन राजद वाले ने बेईमानी करके जीता हुआ सीट अपने पक्ष में कर लिया। इसके बावजूद भी उन्होंने कोई काम नहीं किया। इसलिए जनता समझ गई है कि कौन बढ़िया है और कौन घटिया है। इसलिए बढ़िया काम करने वाले को वहाँ जनता वोट देने के लिए तैयार है। मतदाताओं ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को साथ देने का काम किया है और इस बार भी कुड्डी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री केदार गुप्ता जी भारी बहुमत से जीतेंगे और एनडीए को मजबूत करने का काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ जन आकांक्षा योजनाओं को लागू नहीं किया, बल्कि भारत के जो पुराने गौरव के प्रतीक थे, चाहे राम जन्मभूमि हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो और सोमनाथ मंदिर हो, उसको कहीं न कहीं एक प्रतिष्ठापित करने का काम किया है। सबसे पहले तो मैं कुड्डी विधानसभा के केदार प्रसाद गुप्ता जी को बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया कि उन्हें चुनाव लड़ाया जाए और
एक अति पिछड़ा समाज के बेटे को चुनाव लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और निश्चित रूप से नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों के कारण केदार जी निश्चित तौर पर चुनाव जीतेंगे। दूसरा, आज एक बहुत ही अजीब फैसला देखने को मिला है। जातीय जनगणना को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी किसी समय प्रधानमंत्री जी से मिलने का नाटक करते थे कि यह जनगणना होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने तारकिशोर जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने 500 करोड़ रुपए भी दिए। आज 7 महीने बाद भी कुछ भी नहीं हो रहा है। और जो नगर निगम के चुनाव थे, उस निगम के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल साफ निर्देश था कि ट्रिपल टेस्ट को जांच कीजिए। नौकरी का आरक्षण है, राजनीतिक आरक्षण है, राजनीतिक आरक्षण पर भी पूरी एक जांच होनी चाहिए। जांच के बदले नीतीश कुमार अति पिछड़ा समाज के साथ धोखा देने को और लीपापोती करते हैं। खबर औरैया से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए खुद वाहन चलाकर रात में सड़कों पर गश्त किया है। बता दें कि गश्त के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की गई। वहीं अन्य स्थानों पर ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों की ड्यूटियों को भी चेक किया गया है। साथ ही मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए हैं। रात्रि गश्त एक इम्पॉर्टेंट पुलिसिंग एस्पेक्ट है और ठंड भी आ रही है, तो इसमें सतर्कता बहुत आवश्यक है। तो अपने जनपद की पुलिस को लगातार हम रात को संदिग्ध वाहन व्यक्ति अगर कोई जा रहे हैं 12-1 बजे के बाद, तो उनको चेकिंग का निर्देश देते हैं। सभी पीआरवीज को और हाईवेज को भी अलर्ट किया जाता है। तो जो अलग अलग हमारे ड्यूटी के कंटेंट होते हैं, जैसे चीता हो गया और पिकेट हो गए, इनको चेक करने के लिए बिना लाइट जलाए हम अपने वाहन से निकले थे और चलते हुए एक तेजी से एक वाहन जा रहा था, तो उसको बताया कि इस नंबर की गाड़ी है, कोई घटना करके गई है, तो उसको रुकवाया जाए। तो आगे 2 पीआरवीज मिली, तो एक ने नहीं पकड़ा, दूसरी ने उसको चेज करके आगे रोक लिया। तो जिसने नहीं रोका उसकी एक रपट लिखाई गई है, उनका स्पष्टीकरण कॉल किया जाएगा। और जिस पीआरवी ने उसको सतर्कता से चेज करके आगे रुकवाया, उसमें जितने कर्मी थे उनकी अलर्टनेस के लिए उन सबको रिवॉर्ड के लिए अनाउंस कर दिया, ऑर्डर कर दिया। वही खबर पीलीभीत से है, जहां पर पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरों और गांवों को स्वच्छ रखने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पूरनपुर में इस मिशन को सरकारी विभाग ठेंगा दिखा रहा है। बता दें कि पूरनपुर में सड़कों पर फैल रही गंदगी से लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं, लेकिन नगर पालिका पूरनपुर के अधिकारी इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। वहीं सीएचसी पूरनपुर के MOIC डॉक्टर का ये कहना है कि इस समय डेंगू और अन्य बीमारियां तेजी से फैल रही हैं और ऐसे में सफाई ना होना साफ तौर पर ये गलत ठहराता हुआ नजर आ रहा है। बताना चाहिए कि नगर पालिका इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए, हम लोग भी इसको देखकर बहुत असंतुष्ट हैं। भाजपा की सरकार है, हमारी सरकार है, लेकिन जिस तरह से अधिकारी और खास तौर पे नगर पालिका और EO लेवल के जो अधिकारी हैं, जिस तरह से ये मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं करा रहे हैं, ना कोई फॉगिंग हो रही है। बहुत ही बुरी समस्या है। अस्पतालों पर लोड बढ़ता जा रहा है, सरकारी अस्पतालों पर जगह नहीं बची है, प्राइवेट अस्पतालों में लूटमार मच रही है। तो मैं इसीलिए शासन प्रशासन से ये मांग कर रहा हूँ और मैं खुद भी बात करी, मैंने माननीय उप जिलाधिकारी से बात करी है, DM साहब से भी बात करने जा रहा हूँ कि कम से कम नगर पालिका को ये इतनी हिदायत दी जाए कि यहाँ फॉगिंग कराएं, साफ सफाई कराएं। साथ ही साथ मैं यहाँ की पूरनपुर की जनता से भी मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान दें, कूड़ा का ढेर और पानी का ढेर ना लगने दें, जिससे कि डेंगू की हम लोग रोकथाम कर सकें। जैसा कि देख रहे हैं पूरे क्षेत्र में चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, मच्छर उसमें पनप रहे हैं और बहुत सी बीमारियां चल रही हैं। तो इस संबंध में जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने घर के आस पड़ोस में कहीं भी जल भराव की स्थिति उत्पन्न ना होने दें। जहाँ पर जो ब्लीचिंग से सफाई करते हैं, केमिकल्स की दवाई होती है, तो छिड़काव करें, कहीं भी पानी का जमाव ना होने दें, मच्छरदानी का इन चीजों का प्रयोग करते हैं। अपने यहाँ कितने लगातार डेंगू के मरीज आ चुके हैं? डेंगू के मरीज तो लगातार है, आज की डेट में हमारे साथ। लखनऊ के दुबग्गा में जबरन धर्मांतरण के विरोध में प्रेमी ने प्रेमिका को चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। गंभीर रूप से घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ देर बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर हत्या व जबरन धर्म परिवर्तन कराने का केस दर्ज किया गया है। वहीं गुस्साए परिजन दुबग्गा राजमार्ग पर शव रखकर प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए।
आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र के अंतर्गत डूडा कॉलोनी में। कल शाम को यहाँ पर एक जो है निधि नाम की लड़की को यही चौथी बिल्डिंग से सुफियान नाम के लड़के ने नीचे फेंक दिया था और जिसकी जो है दर्दनाक मौत हो गई। यही चौथी मंजिल से जो है उसको नीचे गिराया गया था धक्का देके, और मामला लब जिहाद के सामने आया है। और वो सुफियान नाम का जो लड़का था वो जो है निधि नामक लड़की के ऊपर बराबर शादी करने का दबाव बना रहा था, जो कुछ वीडियो के माध्यम से सुफियान निधि नामक लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था। इसकी वजह से वीडियो के माध्यम से ही वो लड़की के घर वालों को बराबर धमकी भी दे रहा था कि जो है मारने पीटने की और शादी करने की, इसी तरीके का वो दबाव बनाता जा रहा था। क्योंकि लड़की ने जब शादी करने से मना किया, इनकार किया, उनके घर वालों ने जो है जब मना किया तो सुफियान जो लड़का था उसने शाम को यहाँ छत पे बुला के ज़बरदस्ती उसको घसीटते हुए वो जब छत पे डंडा लेने आया मारने के लिए, तो जैसा कि परिवार वालों ने उनके बताया कि जो है वो सुफियान उनके घर भी गया हुआ था, और जब वो नीचे से उनके मकान जब छत के ऊपर चढ़ा तो वो डंडा लेने आया था, तो लड़की भी उसके पीछे भागी थी। और जब लड़की छत के ऊपर आई तो उसको इसी जगह से सुफियान नामक लड़के ने निधि को यहीं से नीचे ढकेल दिया, और वहां नीचे जाके इतनी ऊंचाई से चौथी बिल्डिंग से वो नीचे पे जब गिरी तो उसकी क्या हालत हुई होगी आप समझ सकते हैं इस चीज को, जिसके घर वालों का, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। और बताया जा रहा है कि वो लड़की ही कमाने वाली थी और उसी का घर वालों को, परिवार वालों को सहारा भी था उसके जो है उसी की कमाई से। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।